हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 2022 सेट नंबर 3 347 जी की हम लोग आज केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर के 2022 के सेट नंबर 3 के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमें आगे का काम करवाना है, यानी कि केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाना है। ठीक है ना। तो हम लोग कोई भी विलंब ना करते हुए शुरू कर देते हैं। क्या है भैया पहला क्वेश्चन? पहले का काम करा, एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश का नहीं है। यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, लेकिन गामा जो है वो 90 अंश का नहीं है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रोम्बोहेड्रल, सेकेंड वाला हो जाता है रोम्बोहेड्रल। डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्लेलिस्ट पर जाकर के चैप्टर नंबर 1 को देख लीजिए, वहां पर डिटेल में आपको मिल जाएगा। पहले का खा क्वेश्चन, निम्न में से किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? हिमांक न्यूनतम होगा तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, पोटेशियम सल्फेट। देखिए इसका आंसर अगर बताएं तो पहला या तीसरे में ही होगा, क्योंकि दूसरा चौथा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक नहीं होते, अर्थात आयनों में नहीं टूटते, तो उनका गलनांक ऑलरेडी जो है वो कम होता है। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट में सबसे ज्यादा आयन बनेंगे, इसलिए इसका हिमांक सबसे न्यूनतम हो जाएगा। पहले का गा नंबर कह रहा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, बढ़ेगा। घा नंबर पर आते हैं तो घा नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, इसका जो लैक्टोज और माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है, स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है। इसके अंगा की बात करें तो अंगा में क्या कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH प्लस नहीं, इसको P2O5 के साथ अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा, CH3CO का होल ट्वाइस को एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएगा, प्लस जो है H2O बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, CH3CO का होल ट्वाइस O, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। 4 नंबर कह रहा है एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है? तो इसका 4 नंबर का सेकंड ऑप्शन सही है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा इसका किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के का पर चलते हैं। कह रहा क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, है ना। क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे क्या, क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर, देखिए अंतर आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को अंतर आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में या 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आणविक ठोस। आणविक ठोस एग्जाम्पल के लिए उसने कहा हर वर्ग का एग्जाम्पल लिखिए, तो आणविक ठोस हो जाएगा, जैसे कि CCl4 I2 आदि। नंबर 2 पर डाल देते हैं हम लोग
आयनिक ठोस जिसमें कि NaCl है, KCl है आदि। तीसरा हम डालते हैं धात्विक ठोस। ठीक है, धात्विक ठोस डालते हैं तो धात्विक में क्या आता है, जैसे कि सिल्वर है, आयरन है आदि। और चौथा होगा सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस ये भी क्रिस्टलीय में आते हैं और इनमें जैसे कि आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया आदि। ये दूसरे का था जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कंप्लीट है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड की खाद। सेकंड के खाद, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, तो राउल्ट के नियम को परिभाषित करना है और उसकी सीमाओं को भी लिखना है। तो भैया राउल्ट का नियम क्वेश्चन नंबर सेकंड का खा, हेडिंग डालेंगे राउल्ट का नियम। तो इसमें क्या लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ में कि किसी अवाष्पशील यानी जो भाप बन करके नहीं उड़ते हैं, जैसे कि आपका चीनी हो जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थों की वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थों के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो बन जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारा राउल्ट का नियम हो जाता है। ठीक है, अब लिख सकते हो P माइनस पी एस, नहीं ऐसा लिख देते हैं, P इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब, PS इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n विलेय के मोल, कैपिटल N विलायक के मोल। ठीक है, जहां लगा देना जहां। अब हम लिखेंगे इसकी सीमाएं नंबर 1 क्या होती है। नंबर 1 पर सीमाएं क्या लिख सकते हैं, यह नियम केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर ही लागू होता है। नंबर 2, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के तालु विलयन, ऐसा लिख लो, अपघट्यों के तानु विलयनों पर लागू होता है, तानु विलयनों पर लागू होता है। नंबर 2, उन विलयनों पर लागू होता है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नंबर 3,
विलयन में संगुणित होने वाले, विलयन में संगुणित होने वाले विलेय पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। नंबर 4 पर आता है, नंबर चौथा क्या लिख सकते हैं, विलयन में वियोजित होने वाले अपघट्यों पर लागू नहीं होता। ये था राउल्ट का नियम और उसकी सीमा। क्वेश्चन नंबर 2 का कोलराउस नियम को समझाइए। इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। है ना, क्या कह रहा है, कोलराउस नियम को समझाइए और इसके साथ में क्या दे रहा है भैया कि इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। है ना, तो हम लोग कोलराउस नियम लिखेंगे, दूसरे का गा, कोलराउस नियम। कोलराउस नियम को लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तुल्यांकी चालकता पर योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल में लेते हैं लैम्डा अनंत NaCl, यानी NaCl की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा अनंत Na प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें लिखना है अनुप्रयोग, कह रहा है 2 अनुप्रयोग लिखिए। है ना, कोलराउस नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिएगा। तो नंबर 1 लिखेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है, तुल्यांकी चालकता यानी मोलर चालकता ज्ञात करने में। नंबर 2, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में।
ये हो जाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। दूसरे के घा की बात की जाए, कह रहा वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, है ना। तो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर लिखना है उदाहरण सहित के साथ। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख देंगे वास्तविक विलयन और दूसरी तरफ डाल देंगे कोलाइडी विलयन। आप लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे, बिना हेडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और हेडिंग नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। हेडिंग नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार, विलेय तथा विलायक के कणों का आकार जो है वो लगभग 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोटि का होता है। इतनी कोटि का होता है तो वास्तविक विलयन कहलाते हैं। उसमें लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक, वे विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर कोटि का होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। इनका अणुभार कम होता है और इनका अणुभार अधिक होता है। वास्तविक विलयन में आप शरबत को ले सकते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण एग्जाम्पल में शरबत हो जाएगा, और इधर हम एग्जाम्पल में जैसे कि आपका ब्लड है, ब्लड एक कोलाइडी विलयन होता है, ऐसा ले सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का एक घनीय संरचना वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है एक घनीय संरचना वाला यौगिक तत्व A तथा B से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोने पर तथा B परमाणु फलक केंद्रों पर यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखिए इसको ऐसे समझेंगे, एक घन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें A परमाणु जो है वो कहां पर लिया गया है। कह रहा है A परमाणु जो है वो घन के कोनों पर है। ए परमाणु घन के कोनों पर है, मतलब ए जितने भी कॉर्नर है वहां पर ए होगा। इस तरीके से 8 ए हो जाते हैं ना, ए हो गया। और उसने कहा फलक केंद्रों पर बी परमाणु, फलक केंद्रों पर, जैसे कि ये फलक बी हो गया, ये फलक बी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नीचे का हो गया, ये सबसे नीचे वाला हो गया, और ये फलक बी हो गया। इस तरह से उसने कहा फलकों पर बी परमाणु है और ए परमाणु कोने पर। तो लिखेंगे क्या, चूंकि ए परमाणु
घन के कोनों पर है, अतः ए परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा, 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर पर स्थित परमाणु का योगदान 1/8 होता है, बराबर 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि बी परमाणु फलक केंद्रों पर है अतः बी परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 फलक होती हैं, योगदान 1/2 होता है, काटेंगे 3 आ जाएगा। अतः यौगिक का सूत्र बराबर हो जाएगा AB3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे का खा कह रहा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम बताइए। K3Cr C2O4 का होल थ्राइस, ये पहला है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। और जो दूसरा है सेकेंड क्या दिया गया है, CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 Cl नहीं CO3 Cl। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कैसे हुआ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर हम देखें तो इसका IP हमारा पोटेशियम है, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। लिगैंड हमारा C2O4 ऑक्जेलेट है और 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो हो जाएगा। और CM हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम, और ON इसकी आएगी थर्ड। इसमें क्या होगा, IP हमारा क्लोराइड है, ऋणात्मक है तो बाद में जाएगा। लिगैंड 2 है, अल्फाबेट लगेगा तो पेंटाएमीन पहले आ जाएगा और कार्बोनेटो बाद में आएगा। CM की बात करें तो कोबाल्ट हो जाएगा, ON की बात करें तो थर्ड। आंसर आपका ये है। ये लिखने का तरीका है, अगर आप इसको देते हैं तो भी अच्छी बात है और नहीं देते हैं तो भी अच्छी बात है, डायरेक्ट भी आपका आंसर हो जाएगा। कहते हैं लगे रहो भैया, मेहनत करो। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं भैया, आपको पता है, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में पाए जाते हैं। तो तीसरे का गा न्यूक्लिक अम्ल, लिखिएगा क्या लिखेंगे, ये अति उच्च अणुभार वाले, ये अति उच्च अणुभार वाले बृहद अणु हैं, बृहद अणु है जो सामान्यतः केंद्रक में
पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, या इनका एग्जाम्पल ले ले। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए, तीसरे का घात। पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है? भैया अजीबो गरीब है क्वेश्चन। तो हेडिंग डालेंगे पी ब्लॉक तत्व। वे तत्व जिन अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ईटीसी। अब कह रहा है पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, तो लिखेंगे क्या, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो भैया इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखना है। तो पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, चौथे का है सेल समीकरण। 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बोर्ड में अच्छा करने के लिए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, मेहनत करनी है। कहते हैं रह रवे राहे मोहब्बत, रह रवे राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में। मतलब अब तुम्हारी जितनी भी मेहनत है, जितनी भी एनर्जी है जो आपने अभी तक यूज की है, जो आपने खर्च की है, वो अब बोर्ड एग्जाम के है, गैर की महफिल में बोर्ड एग्जाम पर दिखानी है आपको, है ना। क्योंकि हमने आपको बताया एग्जामिनर जो है बहुत बहादुर है, एग्जामिनर जो है वो बहुत बहादुर है और वो आपको बहा देगा दूर तक, वो आपको बहा देगा दूर तक, बहा देगा दूर तक। लेकिन अगर आप बन जाएं जंग बहादुर, आप बन जाएं जंग बहादुर, तो एग्जामिनर कैसा भी हो हम हंसकर पार कर लेंगे, है ना। अगर आत्मविश्वास है, आपका आत्मविश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपने मेहनत की है, तो एग्जामिनर कितना भी बहादुर हो हम उसके लिए जंग बहादुर हैं। चलिए आइए कम टू द पॉइंट।
सेल समीकरण लिखते हैं तो mg सॉलिड में है प्लस Cu डबल प्लस एक्वस है, बनेगा क्या mg एक्वस 2 पॉजिटिव और प्लस Cu सॉलिड। ये हमारा सेल समीकरण हो जाता है। इसके आधार पर अगर हम नर्स समीकरण लिखें, नर्स समीकरण, तो क्या बनता है, E इज इक्वल टू ई नॉट, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n होता है, n माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज, यहां पर 2 हो जाएगा, लॉग mg प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। ये हमारा नर्स समीकरण हो गया। उसने कहा था नर्स समीकरण लिखिए, और अब इसका हमें EMF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, सेल का EMF। तो E नॉट, E इज इक्वल टू E नॉट हमारा E नॉट दिया गया है पॉइंट के 34, तो 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, जो mg है 0.001 है, यहां साइड में करेंगे। mg का दे रहा है मोलर कंसंट्रेशन 0.10 जिसे हम 10 की पावर माइनस 3 कर सकते हैं, और Cu का दे रहा है 0.0001, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। तो mg का क्या आया भैया, 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 की पावर माइनस 4, ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ाएंगे इसको, क्या हो जाएगा 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग, ठीक है। अब ये लॉग क्या लिखा हुआ है, लॉग a बटे b लिखा हुआ है ना, लॉग a अपॉन b, जो कि क्या हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b। तो b क्या है 10 की पावर माइनस 4 है, और लॉग a क्या है 10 की पावर माइनस 3 है। तो 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये हो जाएगा क्या 3 लॉग माइनस 3 लॉग 10 और माइनस माइनस प्लस 4 लॉग 10। 0.034 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 और लॉग 10 का मान 1 प्लस 4 इंटू लॉग 10 का मान 1, यहाँ क्या बचेगा 1। 0.34 माइनस 0.059 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये बच जाएगा हमारा, है ना। अब एक सेकेंड, ई नॉट जो है दो पदों में है, इसका भी दिया गया है और उसका, तो ये समीकरण हो जाएगा E इज इक्वल टू 0.34 माइनस माइनस 2.37। अब ये हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस 2.37, इनको जोड़ेंगे तो 7 4 11 4 3 7 2.71, ये चलता आएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, 2.7। अब 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 2.71 माइनस 0.0, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इसका अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे का कंप्लीट हो गया, इसको साफ करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, चौथे के खा की ओर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 के खा की बात करते हैं। कह रहा ब्राउनी गति और स्कंदन पर टिप्पणी लिखना है। ब्राउनी गति और स्कंदन, तो ये बहुत जानी मानी परिभाषाएं हैं, आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 5 की हैं, सेल्फ कर लेंगे, है ना। यहाँ पर टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं होगा। 4 का कह रहा प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि का वर्णन करना है और संबंधित अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिलेमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो भैया एथिलेमीन बनाना है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग बनाएंगे एथिलेमीन। भैया जो जो बनवाएंगे वो हमें बनाना पड़ेगा। तो हेडिंग डालेंगे एथिलेमीन का प्रयोगशाला में निर्माण। एथिलेमीन का प्रयोगशाला में निर्माण। हेडिंग हुई, लिखिएगा प्रयोगशाला में एथिलेमीन का निर्माण हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। जब प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं तो एथिलेमीन बनता है। तो प्रोपियोनेमाइड C2H5 CONH2, ये हमारा प्रोपियोनेमाइड है। इसकी क्रिया ब्रोमीन यानी Br2 और KOH से कराते हैं, तो ये बन जाएगा C2H5NH2, एथिलेमीन बन गया, प्लस 2K बाहर हो जाएगा, 2K बाहर होगा और K2CO3 बाहर होगा, K2CO। इस तरह के 4 हो गए, तो यहाँ पर 4 कर देंगे और K2CO3 के साथ में आपका बच जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो, तो 2H2। ये हमारा हो गया बनाने की विधि। इसी के आगे उसने जोड़ा है कि एथिलेमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, एथिलेमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एथिलेमीन से एसिटिक अम्ल। एथिलेमीन C2H5NH2, इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं HNO2 से, तो ये C2H5OH बन जाएगा, C2H5OH प्लस N2 गायब हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा, -N2 और माइनस का H2O। अब आपको पता है कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, अगर इसका ऑक्सीकरण करवा देंगे, क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बना देगा CH3CHO एसिटेल्डिहाइड बनेगा, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के CH3COOH एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा चौथे का गा था। चौथे के घा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के घा की बात करते हैं।
कह रहा ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। तो संरचना सूत्र इसका हो जाएगा, संरचना सूत्र क्या होगा, CHO CHOH COHH COHH HOHCH और CH2H। ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 OH समूह होते हैं, एक एल्डिहाइड समूह होता है जो कि इस तरह से जुड़े होते हैं। ये संरचना सूत्र हो गया। कह रहा टालिन अपघर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है। तो देखिए हेडिंग टालिन अपघर्मक से क्रिया। तो CHO CHOH का होल 4 CH2H। टालिन अपघर्मक हमारा क्या होता है, AG2O होता है। इसको रिएक्ट करवाएंगे तो COOH CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा और प्लस 2AG इसका ब्लैक पीपीटी प्राप्त होता है, ब्लैक पीपीटी प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो भैया इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। इसको साफ करते हैं। मेरी यही दुआ है वृंदावन बिहारी लाल जी से, मैं उनका भक्त हूँ, वृंदावन जाता रहता हूँ, कि आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। और अगर मेरे द्वारा आपको हेल्प हो रही है, मेरे द्वारा आपकी हेल्प हो रही है, तो मैं इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं हूँगा। 5वें का तेरा क्वथनांग का उन्नयन, 5 का क्वथनांग में उन्नयन या क्वथनांग का उन्नयन एक ही बात है। क्वथनांग उन्नयन इसके बारे में बता चुके हैं, है ना। क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की अल्प मात्रा मिलाते हैं तो विलयन के वाष्पदाब में, विलयन के क्वथनांग में हुई वृद्धि क्वथनांग में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांग में उन्नयन कहलाती है। तो इसका अब ये हो गया। और इसी पे जोड़ रहा है, कह रहा ग्लूकोज के 12 ग्राम को सवाल दे रहा है जोड़ करके, तो W बराबर 12 ग्राम हो गया। 100 ग्राम जल में घोला गया, कैपिटल W हो जाएगा, विलायक की मात्रा 100 ग्राम हो गई। और तो घोला जाता है तो इस विलयन का क्वथनांक डेल्टा TB बराबर फाइंड करेंगे तो 100.34 माइनस 100, क्योंकि क्या होता है, विलायक, शुद्ध विलायक कौन है, जल का क्वथनांक 100 तो ऑलरेडी होता है, तो वृद्धि कितनी हुई, हटाने के बाद आ जाएगी 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा। और कह रहा है केवी की गणना कीजिए और ग्लूकोज का अणुभार M बराबर 180, फॉर्मूला होता है C6H12O6, आप फाइंड कर सकते हैं। M बराबर 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, तो Kb इक्वल टू हो जाएगा M इंटू डेल्टा TB इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 गुणे स्मॉल w। तो Kb बराबर क्या हो जाएगा, M 180 है, डेल्टा TB 0.34 है, कैपिटल W आपका 100 ग्राम है, अपॉन 1000 गुणे स्मॉल w की बात करें तो 12। 1 0 2 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटेंगे तो दशमलव का 17 हो जाएगा, 17 तिया 51 बराबर 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये आपका आ जाए केल्विन किलोग्राम
प्रति मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था पांचवें का। अब हम लोग चलेंगे पांचवें के खा। क्या कह रहा है पांचवें का खा? साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर कीजिए। साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में जो अंतर है ये आप लोग सेल्फ भी कर सकते हैं। चलो, साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में अंतर लिखना पूछ रहा था, तो नंबर 1 लिखिएगा। साम्य स्थिरांक में नंबर 1 लिखिएगा। ताप वृद्धि पर साम्य स्थिरांक, ताप वृद्धि पर साम्य स्थिरांक अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। और उधर लिखो वेग स्थिरांक। ताप वृद्धि पर वेग स्थिरांक, ताप वृद्धि पर वेग स्थिरांक सदैव बढ़ता है। नंबर 2, उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य स्थिरांक स्थिर रहता है। साम्य स्थिरांक स्थिर रहता है, उधर लिखेंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग स्थिरांक बढ़ता है। नंबर 3, साम्य स्थिरांक अभिकारकों व उत्पादों की साम्य स्थिरांक अभिकारकों व उत्पादों की मोलर सांद्रताओं पर निर्भर करता है। और उधर लिखेंगे वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। नंबर 4, स्थिर ताप पर साम्य स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए स्थिर होता है, या लिख दें निश्चित होता है। उधर लिखें स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक का मान किसी अभिक्रिया के लिए स्थिर व निश्चित होता है। अब इसी क्वेश्चन में आगे सवाल जोड़ेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो कह रहा है 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती, वेग स्थिरांक की गणना करो। तो ये आपका यहाँ से हो गया। और टी हाफ बराबर दे रहा है 50 सेकेंड। के बराबर आपसे पूछ रहा है, के बराबर सूत्र होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन 50 इक्वल टू 0.0138। इतना आ जाएगा, 0.23 अंक बहुत हैं पर सेकेंड, या फिर इसी को पावर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1.38 इंटू 10 की पावर -2 प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 का और 5 का खा कंप्लीट हो जाते हैं। आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांचवें की गा पर संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है? संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, उनके लक्षण के बारे में बात करना है भैया। तो देखिए, आपको पता है, क्या पता है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है संक्रमण धातुओं
के अभिलक्षण क्या है। ठीक है, तो संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण हम लोग लिखने वाले हैं। तो पांचवें का गा संक्रमण धातु के अभिलक्षण। नंबर 1 हम बोल देंगे, आप लिख लेंगे। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है। डी उपकोष में प्रवेश पाता है। नंबर 2 इनके बाह्य कोश का विन्यास, यानी सेकेंड पॉइंट है, इनके बाह्य कोश का विन्यास NH2 N-1 D 1 से 10 होता है। नंबर 3 ये संकर आयन बनाते हैं। नंबर 3 ये संकर आयन बनाते हैं। नंबर 4 ये रंगीन लवण बनाते हैं। नंबर 5 ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 6 ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। नंबर 7 ये S और P ब्लॉक के तत्वों से अधिक कठोर होते हैं। नंबर 8 इनकी बाह्य 2 कोसें अपूर्ण होती हैं। बाह्य 2 कोसें अपूर्ण होती हैं। इसी में इसने जोड़ दिया है, कह रहा है ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ये तत्व S व P ब्लॉक के बीच में स्थित हैं। ये तत्व S व P ब्लॉक के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो 5वें का गा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग 5वें के घा की ओर चलेंगे। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग 5वें का घा, 5 के घा का फर्स्ट, 5 के घा का फर्स्ट पर है हम लोग। कह रहा उपसय संयोजन संख्या, है ना। उपसय संयोजन संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है। हालांकि ये बारे में हम आपको बता चुके हैं पीछे, अगले सेट में हो चुका है। नहीं बताते हैं इतना, चलो अच्छा बता ही देते हैं। देखो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या, केंद्रीय परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या, या ब्रैकेट में लिगेंड कर सकते हैं, लिगेंड की संख्या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। और ये तो इसका घा का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है उपसय संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण की व्याख्या करना है। उपसय संयोजन यौगिकों के नंबर 1 पर लिखिएगा। नंबर 1 धातु आयनों के लिए
धातु आयनों के लिए डी कक्षकों में, स्मॉल डी धातु आयनों के लिए डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट, 4s तथा 4p, 4s तथा 4p कक्षकों के साथ अष्टफलकीय संकरण हेतु, कक्षकों के साथ अष्टफलकीय संकरण हेतु डी उपकोष उपलब्ध है, डी उपकोष उपलब्ध है। चलो भैया, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ना है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधि लिखिए तथा साथ में ये भी पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। तो छठवें का SO2 का, एक मिनट, सेंटर हेडिंग डालेंगे, SO2 का निर्माण, यहां पर डालेंगे अणु सूत्र बराबर SO2, अणुभार बराबर 64, संरचना सूत्र, ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन का थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S, और ताकि एग्जामिनर महोदय जो कि बहुत बहादुर हैं, हम जैसे आप जैसे जंग बहादुरों के नंबर ना काट पाए। और प्रयोगशाला में पूछा गया तो अब आप हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। लिखिए प्रयोगशाला में सोडियम सल्फाइड और सांद्र H2SO4 के मिश्रण, और सांद्र H2SO4 के मिश्रण की अभिक्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस H2SO4 एरो मार्क सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्लस Na2SO4 प्लस H2, ये हमारी अब क्रिया हो जाएगी, है ना। और SO2 क्या है? गैस है, तो इसमें तीर जो है ऊपर की ओर को लग जाएगा। अब हम लिखेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या होता है? डायग्राम बनाना होता है, चित्र बनाना होता है, और चित्र का वर्णन, चित्र आपके मॉडल पेपर पर, आपकी बुक पर होगा, वहां से आप बना सकते हैं। लिखेंगे गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में तांबे की छीलन लेकर फनल की सहायता से सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। फ्लास्क को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसे सांद्र H2SO4 से भरे फ्लास्क में प्रवाहित करने पर इसमें उपस्थित नमी दूर हो जाती है,
और शुद्ध व शुष्क गैस, शुद्ध व शुष्क गैस गैस जार में एकत्रित हो जाती है। आगे इसने कहा था, तो ये हो गई बनाने की विधि और डायग्राम आप लोग स्वयं देख लेंगे। इसके प्रमुख गुण नंबर 1 पर लिख देंगे KMnO4 से क्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया दिखाएंगे तो ये लेना पड़ेगा 2KMnO4 प्लस SO2, ठीक है, 2KMnO4 प्लस SO2 प्लस H2O, तो एक तो बनेगा एक K2SO4 प्लस MnSO4, Mn के यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अब सल्फर हमारी 3 हो गई तो यहाँ पर 3 कर देंगे, है ना। और अब आपका बचा क्या है, H2 और ऑक्सीजन बचा हुआ है। 4 दूनी 8, 8 से 14, 14 1 15, तो 15 नहीं, इसको 16 कर लीजिएगा। 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 और तो 4 दूनी 8, 4 12 प्लस 2H2, 8 4 12 2 14 और 2 16, O2 बन जाएगा। नंबर 2, चूने से क्रिया, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस SO2 बनेगा CaSO3 प्लस H2O बन जाएगा। और इसको साफ कर लेते हैं, और भी गुण लिखने हैं इसके। नंबर 3 पर जल से क्रिया, जल से क्रिया कराएंगे तो SO2 प्लस H2O, एरो मार्क H2SO3 बन जाएगा। नंबर 4 पर पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया, तो ये हो जाएगा KMnO4, नहीं सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 प्लस SO2 और प्लस H2, K2Cr2O7 प्लस SO2 प्लस अम्लीय माध्यम में क्रिया करेगा H2SO4, तो ये बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस हाइड्रोजन एक है H2O करते हैं, फिर बैलेंस करते हैं। Cr है K बराबर है 7 2 9 9 4 13, 3 4 12 और 4 16, 1 17। तो अगर हम यहाँ पर 3 सल्फर कर दें, क्योंकि 4 हैं, तो 7 6 13, 13 और 4 17, ठीक है, ओके। अब इसके उपयोग भी पूछे गए हैं, तो उपयोग भी लिखेंगे नंबर 1, ठीक है ना। उपयोग के बारे में भी लिखना है। नंबर 1 पे लिखिएगा
H2SO4 बनाने में, H2SO4 बनाने में, नंबर 2 गन पाउडर बनाने में, गन पाउडर बनाने में, नंबर 3 औषधियों में, नंबर 4 रंजक के निर्माण में, और नंबर 4 माचिस उद्योग में, नंबर 5 पटाखों में, दीपावली में जो पटाखे हैं उसमें पटाखों में। तो ये हो गई हमारी 6वें का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग 6वें के खा पर। 6वें के का अथवा लेना है, खा तो अभी दूर है, 6वें के का अथवा लेना है। कह रहा है H2O सामान्य ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस है। तो इसमें लिखेंगे, इसका पहला मैं बोलूंगा, लिखिएगा H2O में सामान्यतः हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण इसके अणु आपस में आकर्षित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि H2S गैस में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। फलस्वरूप इसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, इसलिए यह गैस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में होती है। इसका दूसरा आंसर है, दूसरा कह रहा है फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका आंसर लिखिएगा क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, इसलिए यह धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। नंबर 3 पर कह रहा है फास्फोरस की तुलना में, है ना, कह रहा है फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अधिक निष्क्रिय। तो लिखेंगे क्या, आंसर लिखिएगा नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है, अर्थात नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में त्रिबंध होने के कारण इसकी बंध वियोजन ऊर्जा, त्रिबंध होने के कारण इसकी बंध वियोजन ऊर्जा अधिक हो जाती है, इसलिए यह कम क्रियाशील है। जबकि फास्फोरस P4 अवस्था में पाया जाता है, वो द्विपरमाणु ये 4 परमाणु P4 अवस्था में पाया जाता है, जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत कम होती है, बंध वियोजन ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए यह अधिक सक्रिय होता है, इसलिए यह अधिक सक्रिय होता है। नंबर 4 कह रहा है समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है। ऐसा मैं करवा चुका हूं लेकिन फिर भी लिख लेंगे, समूह लिखेगा समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइड अच्छे अपचायक होते हैं तथा इनकी अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे चलने पर क्रमशः बढ़ती है, ऊपर से नीचे चलने पर क्रमशः
बढ़ती है। बढ़ती है। अतः हाइड्राइडों की अपचायक क्षमता का क्रम NH3 से ज़्यादा, PH3 से ज़्यादा, ASH3 से ज़्यादा, SbH3 से ज़्यादा, BiH3 होती है। इसलिए BiH3 की अपचायक क्षमता NH3 से अधिक होती है। नंबर 5 कह रहा उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है, क्यों? तो लिखिएगा, उत्कृष्ट गैसों की बाह्य कोश पूर्ण भरी होती है, अर्थात इनकी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करते, अर्थात निष्क्रिय होते हैं। इसलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के खा पर चलेंगे। 6वें का खा, क्वेश्चन नंबर 6 का खा। अभी तो बहुत लंबा पेपर बाकी है, 3 लॉन्ग बाकी है। 6वें के खा पर तो कह रहा है ईथर का एल्किल हैलाइड से विरचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, है ना। तो इसको साफ कर देते हैं पहले, नहीं बनेगा, लॉन्ग आंसर है, ज़्यादा जगह चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 6वें का खा, इसमें हेडिंग डालेंगे एल्किल हैलाइड से ईथर का निर्माण या विरचन, जैसा क्वेश्चन में वैसा डाल सकते हैं ना, विरचन ऐसा डाल सकते हैं सीधे क्वेश्चन में। तो एल्किल हैलाइड से ईथर के विरचन की विधि का रासायन, इसमें लिखिएगा जब किसी एल्किल आयोडाइड की क्रिया टालेन अपकर्मक के साथ कराते हैं, तो ईथर प्राप्त होते हैं। एल्किल आयोडाइड Ri हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया Ri प्लस टालेन अपकर्मक Ag2 बना देगा ROR प्लस 2AgI। अब ROR के लिए 2 चाहिए, तो यहां पर 2 लगा देंगे और सारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल 2C2H5I प्लस Ag2O, एरो मार्क हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस 2Ag, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण। आगे उसने कहा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, क्या कह रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और तथा नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण के लिए अब इसी में उसने जोड़ा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो हेडिंग डाल देंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसमें लिख लीजिएगा एनी सॉल्व, लैंग्वेज में बोलूंगा, केवल समीकरण लिखूंगा। एनी सॉल्व फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दर्शाता है, अर्थात निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया होने पर, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया होने पर एनीसॉल आर्थो व पैरा स्थितियों पर, एनीसॉल आर्थो व पैरा स्थितियों पर एल्किल समूह स्थापित होता है। OCS3 प्लस CS3Cl, तो ये बना देगा OCS3 CS3, आर्थो पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा OCS3 और CS3 पैरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, आर्थो मेथॉक्सी टालुइन और पैरा मेथॉक्सी टालुइन, आर्थो मेथॉक्सी टालुइन और ये बनेगा पैरा मेथॉक्सी टालुइन, ये हो जाएगा। अब उसने कहा है नाइट्रीकरण, इसके नाइट्रीकरण को और जोड़ना है, तो इसको साफ कर लेते हैं। नाइट्रीकरण में लिखेंगे एनीसॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से कराने पर आर्थो तथा पैरा नाइट्रोएनिसॉल, आर्थो तथा पैरा नाइट्रोएनिसॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। OCS3 OCS3 कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO। अभिक्रिया करवाएंगे तो आर्थो और नाइट्रो OCS3 NO2 प्लस OCS3
एनोड, आर्थो नाइट्रोएनिसॉल, पैरा नाइट्रोएनिसॉल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे छठवें के खा के अथवा का। क्वेश्चन नंबर 6 का खा का अथवा कह रहा कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। पहला है एथिल अल्कोहल से ईथर, एथिल अल्कोहल से ईथर। तो देखिए एथिल अल्कोहल की क्रिया C2H5OH प्लस H2SO4 से कराने पर वो भी 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले प्राप्त होता है C2H5HSO4 प्लस H2O। फिर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल C2H5OH प्लस C2H5HSO4 से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा क्या C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। ये हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल C6H5OH होता है, इसकी क्रिया अगर हम जिंक धातु के साथ करा देते हैं तो C6H6 प्लस ZnO प्राप्त हो जाता है। नंबर 3 पर कह रहा है एथेनॉल से एथीन, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है, इसकी क्रिया एल्कोहलीय के OH से करवाते हैं तो ये बन जाएगा क्या C2H4 प्लस H2O, एल्कीन बन जाएगा। नंबर 4 पर कह रहा है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल OH होता है प्लस 3HNO3, एरोमान के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति उत्प्रेरक का काम करेगी और बना देगी OH NO2 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 प्लस 3H2O। ये है हमारा पिक्रिक अम्ल या फिर शॉर्ट में नाम TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नंबर 5 क्या कहता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल जैसे कि CH3CH और CHOH ये द्वितीयक अल्कोहल है, ऑक्सीकृत हो जाएगा किसके साथ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में तो ये बना देगा कीटोन यानी एसीटोन बनाएगा CH3CO प्लस H2, ये बन जाएगा। तो ये पांचों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग कहां पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का खा का ये अथवा हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी 4 क्वेश्चन बाकी हैं सॉल्व करने के लिए, टाइम आपका हो रहा है, बढ़ रहा है, लेक्चर बड़ा हो रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसी में आगे जोड़ रहा है कि क्लोरोबेनिन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो हेडिंग डालेंगे 7वें का और हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखेगा वे अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल होगा बेंजीन प्लस इसकी हैलोजन से क्रिया करा देते हैं FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो इसका एक हाइड्रोजन Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा प्लस HCl बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन
रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसी में इसने कहा है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, तो नंबर 1 पर हेडिंग डाल दीजिए हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, अगर मान लो क्लोरोबेंजीन हमारे पास है यानी Cl है और इसकी दोबारा Cl से क्रिया करवा दें, हैलोजनीकरण करवाना है ना, तो दोबारा से अगर हम क्रिया करवाएंगे तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। Cl और Cl प्लस Cl और Cl, ये हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब अगर हम हैलोजनीकरण के बाद में हम क्या लेते हैं, नाइट्रीकरण। उसने कहा नाइट्रीकरण, तो यहां पर हम नंबर 2, आप लोग आगे नोट करेंगे, नंबर 2 हम इसी को करेंगे। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण किसके साथ होता है, HNO3 के साथ होता है। नाइट्रीकरण हमेशा HNO3 के साथ होता है और H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो क्या होगा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये बनेगा। नंबर 3 पर है सल्फोनीकरण, तो अगर हम इसको सल्फोनीकरण लेते हैं तो सल्फोनीकरण क्या होता है, H2SO4 के साथ में होता है, SO3H बनेगा, SO3H बनेगा। तो ये हो जाएगा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सातवें के खा पर नहीं, सातवें के का के अथवा पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के का अथवा कह रहा क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं, तो नंबर 1 एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड यानी NaOC2H5, उल्टा लिख दिया मैंने, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना भाग हमें निकालना था। तो ये बन जाएगा क्या, C2H5O प्लस Na है ना, ये क्रिया हो गई हमारी, अर्थात डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भैया, डाई एथिल। अगला नंबर है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, अभी कराया गया था है ना। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है Cl प्लस HNO3 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 क्या बना देगा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन NO, ये बनेगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। एक मिनट, क्लोरोबेंजीन को, अच्छा ठीक है, क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl को जलीय NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करेंगे। 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 एटमॉस्फेयर का दाब है, तो ये बना देगा फिनॉल C6H5OH प्लस
NaCl, ठीक है, NaCl। ये बन जाएगा नंबर 4। नंबर 4 पर कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। अभी कराई गई थी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन Cl प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल Cl SO3H प्लस Cl SO3H पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाए, आर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। नंबर 5 पर एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl को जलीय KOH के साथ यहाँ पर लिख देंगे एक्वस सोल्यूशन और ये बन जाएगा C2H, चलो जैसा वैसा लिखते हैं, CH3CH2OH प्लस KCl। तो ये हमारा 7वें की का अथवा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7वें की खा पर चलेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक केमिस्ट्री आएगी नहीं। कह रहा है एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो भैया एल्डिहाइड बनाना है, 7वें का खा, एल्डिहाइड का निर्माण। नंबर 1 एल्कोहल से, एल्कोहल से तो लिख सकते हैं क्या, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्कोहल का, और थोड़ा अच्छा करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जैसे कि RCH2OH प्लस नहीं छोड़ो O K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा RCHO प्लस H2O। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया CH3, क्या लिया भैया, CH3CH2OH, सेम कंडीशन, तो ये बन जाएगा क्या, CH3CHO प्लस H2। पहली विधि हो गई। नंबर 2 एसिड क्लोराइड से, एसिड प्लस CH3COCl, जैसे कि एसिड क्लोराइड होता है तो इसमें लिख लीजिएगा एसिटिल क्लोराइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एसिटिल क्लोराइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। कॉमन रिएक्शन लिखेगा तो RCOCl प्लस H2 कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक, और ये बन जाएगा क्या, RCHO प्लस HCl। फॉर एग्जाम्पल CH3COCl प्लस H2 कैटालिस्ट CH3CHO प्लस HCl। ये हो गई एल्डिहाइड बनाने की 2 सामान्य विधियां। इसी में कह रहा है टालिन अपकर्मक एवं फेलिंग मिलन के साथ इनकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। तो नंबर लिखेंगे टालिन अभिकर्मक से क्रिया, टालिन अभिकर्मक से क्रिया। तो RCHO मान लो हमने ले लिया, कॉमन रिएक्शन लिखते हैं, टालिन अपकर्मक Ag2O होता है,
क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस 2A, ब्लैक पीपीटी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CHO प्लस Ag2O बना देगा CH3COOH प्लस 2A। अगर यहीं पर हम दूसरा ले लें, फेलिंग विलयन से भी क्रिया पूछ रहा है, फेलिंग विलयन से क्रिया, तो क्या हो जाएगा, RCHO प्लस 2CuO, एरो मार्क बनेगा RCOOH प्लस Cu2, ये ब्लैक पीपीटी होता है, ब्लैक पीपीटी, और ये बनेगा रेड पीपीटी, लाल ऑप्शन। फॉर एग्जांपल CH3CHO प्लस 2CuO, एरो मार्क CH3COOH प्लस Cu2O का लाल अवशेष प्राप्त होगा। तो भैया जी 7वें का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसको साफ कर देंगे। 7वें के का पे अथवा कह रहा है, 7वें के का पे अथवा, 7वें के खा का अथवा, तो इसने कहा है कैनिजारो अपक्रिया और क्रॉस एल्डोल संघनन, इसके बारे में। तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सेल्फ स्वयं कर लेंगे, ये तो आपको मिल ही जाएगा, तो इसको सेल्फ करेंगे, ठीक है, सेल्फ कर लेंगे। और अगर नहीं आता है तो 9412653889 पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन की फोटो खींच करके आप हमें भेज दें। 2-1 दिन थोड़ा बिजी हूँ, जितने भी क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं, 1-2 बच्चों ने भेजे, 4-6 बच्चों ने व्हाट्सएप किया है, उनके मैं अभी भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में आ गया और मैं इस समय अनसॉल्व्ड का सोल्यूशन बनाने में बिजी रहता हूँ। लेकिन 2-1 दिन बाद आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही 2022 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा और आपको भेज दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो नया आ रहा है, यानी 2023-24 से संभवतः आपके लिए 2023-24 में आपके लिए लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इटावा के बच्चे तो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने आ जाते हैं, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बदायूं है, यहाँ के बच्चे, बदायूं या मतलब कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, उन बच्चे नहीं वो पढ़ पाते हैं, तो वो लोग लाइव क्लास लेकर के अपनी स्टडी को तैयार करें। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है जो नीट की प्रिपरेशन करवाता है, जो हमारा एक ग्रुप होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो नीट की प्रिपरेशन भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेगी आपको बहुत ही जल्द। ओके, थैंक यू। आज का यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।